नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और ऐसे में मैदानी इलाकों में शीतलहर का सिस्टम लगातार जारी है। बता दें, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है, साफ तौर पर कह दिया गया है। पंजाब, झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी में घना कोहरा रहेगा। बता दें, कोहरे के कारण कई उड़ानों और ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और यही मौसम तकरीबन कई दिनों से नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोग अपना ख्याल रखें, जरूरत ना पड़ने पर घरों से बाहर ना निकले। पंजाब, झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी तकरीबन यही दृश्य निकल के सामने आ रहे हैं। कोहरा इतना ज्यादा है कि लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। गाड़ियां जो है अब डर डर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोहरे के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, लोगों को काफी जरूरी है कि अपना ध्यान रखें। राजू तिवारी रायबरेली से जुड़ चुके हैं। राजू, क्या स्थिति है मौसम की? कितने डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है? क्या अपडेट देंगे? बिल्कुल बता दें, अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार लगभग 20 दिन हो चुके हैं जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ में जो शीतलहरी चल रही है पाने वाली है। और ऐसे में लोगों की तादाद सड़कों पर काफी कम देखी जा रही है। लोग जो है वो अपने घर में दुबकने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 20 दिन हो गए हैं पूरी तरह से सूर्यदेव के दर्शन। और ऐसे में जो सुबह और शाम जो कोहरे की चादरें होती है वो पूरी तरह से सड़कों पर आ जाती हैं और ऐसे में जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी रफ्तार थम जाती है। पीली लाइट जलाकर देखा जा सकता है कि सड़कों पर वाहन चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से शीतलहरी चल रही, ऐसे में चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे, उनको पूरी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि जिस तरह से अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में लगातार कोल्ड डायरिया के लोग हैं और जो सांस और दमा के मरीज है, ऐसे में वहां पे भारी तादाद में देखे जा सकते हैं। बता दें कि ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें लगी है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि ऐसे में कम निकलें और बाहर जब जरूरत हो तभी निकलें। बच्चों को और बुजुर्गों को उन्होंने साफ तौर पर मना किया है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 20 दिन हो चुके हैं, ऐसे में सूर्य दर्शन नहीं दिए और लगातार ठंड पड़ रही है, शीतलहरी इतनी भयानक है, आम लोगों की बात देखने को मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अलाव जलते हुए देखे जा रहे हैं, वहां पर लोग उसका सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से शीतलहर चल रही है, जैसे कि बात करने का प्रयास किया गया, तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई सालों से इस तरह की ठंड नहीं देखने को मिली है कि 20 दिन तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिया है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जाए, जो लोग जानकार हैं उनका कहना है कि जी बिल्कुल। अगर ऐसे में बात की जाए तो देखिए, स्कूल की छुट्टियां क्या पड़ चुकी है, क्योंकि मौसम तो आने वाले दिनों तक यूं ही रहने वाला है और बच्चों को, बुजुर्गों को काफी जरूरी है कि अपना ख्याल रखें। जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से 22 तारीख तक की छुट्टी घोषित की गई है, जिलाधिकारी के निर्देश पर ये 22 तारीख तक की छुट्टी दी गई है। लेकिन जब ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे की चादरें लगातार सड़कों पर देखी जा रही, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये छुट्टियां और भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो बसें होती हैं वो रोड पर चलती हैं और बच्चों को आने जाने में समस्या होगी। तो इसको लेकर साफ तौर से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये छुट्टियां और बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि बच्चों को ठंड और प्रभावित करती है, जिसको लेकर ये छुट्टियों को बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इस तरह की शीतलहरी चल रही है, शीतलहरी में बाहर खड़े होना दूभर दिखाई दे रहा है। जो आम तौर पे लोग हैं उनका जो आवागमन है वो ठप सा हो गया है और लोग अपने अपने घर में दुबकने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि जिस तरह से ऐसा मौसम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोग जो है पूरी तरह से परेशान है और कहीं ना कहीं जो लोगों की दिनचर्या है उसमें भी बाधा देखने को मिले। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस तरह की जो कड़ाके की ठंड है ये कई वर्षों के बाद रायबरेली में देखने को मिल रही है। जी ये बताइए राजू कि इतनी ज्यादा ठंड है, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है क्या सुबह में?
जी बिल्कुल, बात करें अगर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी रैन बसेरे की और अलाव की, तो कहीं न कहीं वो चरमराती हुई देखने को मिल रही है रायबरेली में। आपको बता दें कि रैन बसेरों के साथ साथ अलाव की व्यवस्था भारी तादाद में करने की बात जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा कही गई थी, लेकिन जो बड़ी तादाद में लकड़ियों की संकट देखने को मिला है, क्योंकि जो अलाव जलाए जा रहे थे वो अलाव अब ठप से हो गए हैं, क्योंकि चौराहों पर और जो रैन बसेरे हैं उसके आसपास में लगातार अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो लकड़ियां थी वो कहीं न कहीं अब कम पड़ रही हैं। इसके चलते जो अलाव की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। प्रशासन के द्वारा जबकि कहा जा रहा है कि व्यवस्था की जा रही है, लेकिन रायबरेली के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर सुबह शाम तो अलाव जलते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में दिन में वो अलाव नहीं देखने को मिल रहे। बात करें अगर आस पड़ोस के नगर पंचायतों की, तो नगर पंचायतों में ये कहा जा रहा है कि लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वहां पर अलाव जलते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। बस बात करें कलोन नगर पंचायत की, लालगंज नगर पंचायत की और ऊंचाहार नगर पंचायत की और परसदेपुर नगर पंचायत की, तो वहां से भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अलाव की व्यवस्था बंद हो गई है और लकड़ियों के न होने के चलते ये व्यवस्था बाधित हो रही है। लेकिन जो जिला प्रशासन का कार्य है, जिला प्रशासन के द्वारा ये अभी कहा जा रहा है कि ऐसे में लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही अलाव की व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों में लोगों के ठहरने के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो भी चरमराई हुई देखने को मिल रही, चाहे बस स्टॉप के समीप चाहे रेलवे स्टाफ के समीप जो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई थी, वहां भी लोगों की तादाद ज्यादा होने के कारण वहां की भी व्यवस्था कहीं न कहीं चरमराती हुई देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजू, तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे काफी कोहरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि जिस तरह से कोहरे की चादरें हैं, अभी भी 9 बजे को है, लेकिन इसके बाद भी जो कोहरे की चादरें हैं वो लगातार लोगों को ढकी हुई है और ऐसे में लोगों का आवागमन हो गया है और लोग सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लोग अपने घर में दुपकने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे में बिल्कुल, ठंड इतनी ज्यादा है कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंदिरों को सजाया जा रहा है। रविवार शाम तक मंदिर को पूरी तरीके से सजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मंदिर को सजाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी फूल मंगवाए गए हैं। इनमें कई विशेष तरीके के फूल भी है जो राम मंदिर की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। राम मंदिर के भीतर सजावट की कई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अलग अलग तरीके के फूल नजर आ रही है। मंदिर की सजावट के लिए 50,000 किलो से ज्यादा फूलों को अयोध्या लाया गया है। मंदिर के खंभों को फूलों से सजाया जा रहा है। ये फूल देश के कोने कोने से आए हैं। राम मंदिर के भीतर की सामने आई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खंभों को किस तरीके से फूलों से सजाया गया है। ये फूल ऐसे हैं जिनके चमक जल्दी धूमिल नहीं होने वाली है। सजावट में गेंदों का फूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाल, पीला, हरा और नीले रंग के फूल इस्तेमाल किए गए हैं। फूलों की सजाने के साथ मंदिर के भीतर के हर खंभों पर भी कई लाइटिंग भी जबरदस्त लग रही है। अलग अलग पिलरों को अलग अलग तरीके से लाइटिंग से सजाया गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर है। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे वीवीआईपी मेहमान। आज कई वीवीआईपी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहुंचेंगे लखनऊ। मेहमानों के लिए एयरपोर्ट परिसर में की गई है साजो सजावट। बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा यानी कि सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक दिन मात्र रह गया है और ऐसे में आज वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं जो एयरपोर्ट की है। किस तरीके से सजाया गया है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पाएंगे। एयरपोर्ट परिसर में सजावट की गई है। एयरपोर्ट से शहीद पथ एलिवेटेड रोड को सजाया गया है। श्री रविशंकर आज पहुंचेंगे लखनऊ, जाएंगे अयोध्या। सज्जन जिंदल एमडी JSW स्टील आज पहुंचेंगे लखनऊ। इसी के साथ गौतम हरी सिंघानिया एमडी रेमंड ग्रुप आज आएंगे लखनऊ। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल आज पहुंचेंगे लखनऊ। कई और वीवीआईपी आज लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसके बाद से अयोध्या की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो तस्वीरें कि किस तरीके से सजाया गया है। आज वीवीआईपी आएंगे, वीवीआईपी मूवमेंट आज भी होगा और 22 तारीख को तो होना ही है। और ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो हाई कर दी गई है। पूरा परिसर, मंदिर परिसर फूलों की तरह सजाया गया है। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट भी किसी दुल्हन से कम नहीं सजाया गया है। ऐसे में
आज वीवीआईपी लोग पहुंचेंगे और कई उद्योगपति आज प्रवेश करेंगे अयोध्या। और अयोध्या से बड़ी खबर है, अयोध्या में आज स्थापित देवताओं का होगा दैनिक पूजन हवन पारायण और संबंधित काम होंगे शुरू। मूर्ति का 114 कलशों के विविध औषधि युक्त जल से स्नान किया जाएगा। साथ ही रात्रि जागरण, शाम का पूजन और आरती का होगा आयोजन। तो अयोध्या में आज जो मूर्ति है उनका पूजन होगा। इसके साथ आपको बता दें कि स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन होगा, विधिवत इसको किया जाएगा। पूजन हवन पारायण और संबंधित काम शुरू होंगे। बता दें कि मूर्ति का 114 कलशों के विविध औषधि युक्त जल से स्नान कराया जाएगा। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से तैयारी करने में जुटी हुई है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपने 74 सपा प्रवक्ताओं की भारी भरकम लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सपा मुखिया ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को भी प्रवक्ता बनाया है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव हिस्ट्री शीटर बदमाश को प्रवक्ता बनाकर अब खुद ही निशाने पर आ गए। रिपोर्ट देखिए। जाके प्रभु दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हर लीन्हा। समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रही है, चेहरा बना रही है। योगी सरकार से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछने वाले अखिलेश यादव अपने एक फैसले से विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं और लोग पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था और अपराध पर सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी को हिस्ट्री शीटरों से इतना लगाव क्यों है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार शाम को 74 सपा प्रवक्ताओं की भारी भरकम लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट में 20वें नंबर पर प्रवक्ता बने धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या, लूट सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात थाने में धर्मेंद्र सिंह हिस्ट्री शीटर हैं। थाने में बकायदा हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट में धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है और सपा की तरफ से जारी प्रवक्ताओं की लिस्ट में 20वें नंबर पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू का नाम है। ऐसे में बैठे बिठाए बीजेपी को सवाल करने का मौका मिल गया है। जाके प्रभु दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हर लीन्हा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। अब समाजवादी पार्टी ऐसे समय में अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रही है, चेहरा बना रही है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो समाजवादी पार्टी जो 1995 में मायावती जी की हत्या करने का प्रयास करती है, वो अभी भी अपनी पार्टी में गुंडों को प्रवक्ता बनाने का काम कर रही है, हिस्ट्री शीटरों को प्रवक्ता बनाने का काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नए प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू पर कब कब मुकदमे दर्ज हुए। समाजवादी और बता दें, इंडिया वॉइस ने भारत की बात के मंच का आयोजन कर राष्ट्र भक्ति को राम भक्ति से जोड़कर समाज के उन लोगों को रामार्थी सम्मान से सम्मानित किया जो लोग इस देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में आए कई मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया से प्रभारी संजय मयूख और अन्य मेहमान, साथ ही इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर तिवारी, एडिटर इन चीफ आशित कुणाल, आउटपुट हेड तिलक चावला के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में संगीत में अभिव्यक्ति से समा बांधा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जिन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर 4 चांद लगा दिए। जनरल वीके सिंह ने समाज के उन लोगों को रामार्थी सम्मान से सम्मानित किया जो लोग देश को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
वहीं जनरल वीके सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडिया वॉइस की राम भक्ति से राष्ट्रीय भक्ति जोड़ने की पहल की तारीफ की और कहा कि पहले लोगों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही राष्ट्रीय भक्ति जागती थी, लेकिन पीएम मोदी की वजह से आज लोगों को असल में राष्ट्रीय भक्ति का मतलब पता चला है। अंत में इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर तिवारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एडिटर इन चीफ आशित कुणाल, आउटपुट हेड सीनियर एंकर प्रियंका मिश्रा, कैमरा टीम को हेड एचआर शैलेंद्र, सीनियर कैमरामैन महेश चौहान और अन्य स्टाफ को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथि विशेष एडिशनल सेक्रेटरी सर, हमारे शर्मा साहब सीएमडी जो है, मैं अमरिंदर भाई अभी आए हैं तुरंत, संजय मयूख सर और उपस्थित यहाँ पे हमारे भाई बहन और बच्चों और सभी कलाकार, इंडिया वाइज परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री राम के इस देश में आप सबका स्वागत करते हैं। भगवान श्री राम भारत की आवाज है और हम उनके आने का उत्सव मना रहे हैं। हमारा नाम भी इंडिया वाइज है, हम भारत की आवाज है। रामोत्सव को राष्ट्र के उत्सव की तरह हम मना रहे हैं। इस उत्सव में इंडिया वाइज परिवार के साथ आप तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमारे मेहमान हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। इस उत्सव को मनाने में हमारी ताकत है आप सब। कलाकार भी अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन किए हैं। हमें खुशी होगी जब हम सब मिलकर भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें, देश और समाज की रोशनी बने। इंडिया वाइज लगातार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही है और करती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। भगवान श्री राम से इंडिया वाइज परिवार की प्रार्थना है कि पूरे देश पे अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर है। पुरानी रंजिश में युवक की निर्मम हत्या की गई है। पहले मारा चाकू, फिर रस्सी से बांधकर घसीटा। आरोपियों ने अपनी बाइक में बांधकर घसीटा। काफी दूर तक घायल को घसीटते रहे आरोपी। रस्सी में बांधकर घसीटने का सीसीटीवी भी सामने आया। तो नोएडा से अहम जानकारी, जहां निर्मम हत्या की गई है, तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। पुरानी रंजिश में युवक की निर्मम हत्या की गई है। रस्सी से बांधकर घसीटने का सीसीटीवी भी सामने आया है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से चाकू से पहले हत्या की गई है, उसके बाद रस्सी से घसीटते हुए ये शख्स नजर आ रहे हैं। काफी दूर तक घायल को घसीटा गया और ऐसे में पुरानी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। और बलिया के दोगटी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या करने की खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को अपने घर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी और शव को अपने घर के कमरे में छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची दोगटी पुलिस ने शव को घर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, 2 को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अब तक मामले की छानबीन में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई है, जिसमें युवती का प्रेमी बताया जा रहा है वो और उसके पिता गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही एक की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। ग्राम धतुरी टोला से एक सूचना प्राप्त हुई सुबह कि एक युवती का शव एक घर के कमरे में पड़ा हुआ है।
उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। इसी क्रम में उच्चाधिकारीगण भी मैं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे तो पाया गया कि एक घर के छत में एक कमरे में एक युवती का शव पड़ा हुआ था, जिसके गन शॉट इंजरी थी, जो उसके ये कंधे के बगल में लगी हुई थी। और उक्त के क्रम में तत्काल बॉडी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मृतका जो है उसके परिजन, जो उसके पिताजी हैं, उनके तरफ से 3 लोगों को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें 302 और 34 आईपीसी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण की जो प्राथमिक छानबीन की गई है उसमें ये प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है और जो टीमें इसमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए अभियुक्तों के, उसमें जो मृतका है उसके जो प्रेमी जो बताया जा रहा है वो और उसके पिता गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।